वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। कुछ दिनों बाद आकाश ध्यान विधि में काफी निपुण हो गया। मानसिक एकाग्रता में प्रवेश करने के बाद उसकी दिव्य चेतना पहले से दोगुनी तेजी से ठीक हो जाती थी। जहां पहले एक चक्र चित्रकला पूरी करने के बाद उसे 1 घंटा आराम करना पड़ता था, वहीं अब वह केवल 2 या 3 कप चाय पीने जितने समय में ठीक हो जाता था। हालांकि ध्यान विधि को समझते रहने पर भी उसे शायद ही कोई सुधार महसूस हुआ। यह शायद वही था जो श्रीमान जुबिन ने कहा था कि मानसिक एकाग्रता में प्रवेश के लिए एक निश्चित प्रवृत्ति की आवश्यकता होती है, और समय की अवधि में प्रवृत्ति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव न होने पर ध्यान का प्रभाव नहीं बढ़ेगा। प्रभाव केवल साल दर साल लगातार लगे रहने के बाद ही धीरे धीरे सुधरता था। यह प्रयास पानी पीसने जैसा था, ऐसी चीज नहीं जिसके लिए कोई थोड़े समय में बेचैन हो जाए। ध्यान विधि के कारण आकाश रोजाना अधिक चक्र बना सकता था और उसकी दिव्य चेतना के बढ़ने की गति भी बढ़ गई थी। इसके लगभग 1 महीने तक आकाश ने अपना अधिकांश समय श्रीमान जुबिन से चक्र सीखने में बिताया। कभी कभी जब श्रीमान जुबिन आलस महसूस करते तो वह आकाश को कुछ दिनों की छुट्टी दे देते। आकाश ने इस अवसर का लाभ उठाकर भाग्य मिलन का दौरा किया, जहां उसने प्रबंधक मोहंती को बताया कि वह अपने गुरु के साथ चक्रों का अध्ययन करेगा और अब उसके पास भाग्य मिलन को चक्र चित्रकला में मदद करने का समय नहीं होगा। प्रबंधक मोहंती हैरान नहीं हुए और केवल आकाश को देखा, क्या चक्र तुम्हारे बड़े भाई ने नहीं बनाए थे? आकाश ने अपना सिर खुजलाया और हंसा। आह भरते हुए प्रबंधक मोहंती ने आकाश को देखा और कहा, मैंने कभी तुम्हारे जितना प्रतिभाशाली बच्चा नहीं देखा। चाहे कुछ भी हो, मन लगाकर पढ़ना। निश्चित रूप से प्रबंधक मोहंती थोड़ी देर के लिए रुके, थोड़ा शर्मिंदा होते हुए लग रहे थे, लेकिन फिर भी फुसफुसाए, बाद में अगर कभी, खासकर मेरा मतलब है अगर कभी मुझे तुमसे कुछ पूछना हो, अगर तुम्हारे लिए सुविधाजनक हो, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, ठीक है? चिंता मत करो प्रबंधक जी, हमारे संबंध को देखते हुए ये सब आसान बातें हैं। आकाश ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। प्रबंधक मोहंती हंसे, कहा, तुममें आत्मविश्वास की कमी नहीं है, लेकिन उनका चेहरा स्पष्ट रूप से बहुत खुश था। आकाश ने एक पल के लिए सोचा और फिर पूछा, प्रबंधक मोहंती, क्या आप जानते हैं कि प्रशिक्षक वर्मा कहाँ गए हैं? प्रबंधक मोहंती चुप हो गए, इससे पहले कि उन्होंने आह भरी। यह उनका निजी मामला है, पीठ से संबंधित है, और मेरे लिए तुम्हें बताना उचित नहीं है। जब तुम बड़े हो जाओगे और फिर भी जानना चाहोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। आकाश ने चुपचाप सिर हिलाया। दारा और उसके 2 दोस्त जब पीठ छोड़कर गए तो उनके पास अधिक खाली समय था। जब उनके पास कुछ नहीं होता था तो वे आकाश के साथ खेलने आते थे। कभी कभी जब भोजनालय में बहुत भीड़ होती थी तो वे मदद करते थे और फिर गर्मा गर्म बीफ नूडल्स का कटोरा खाते थे। मीरा उन्हें कुछ अन्य भोजन भी घर ले जाने देती थी। कभी कभी जब रवि बाबू घर पर होते थे तो वह उन्हें मार्शल दांव में कुछ नुस्खे देते थे। साधकों का दांव जादू और मार्शल आर्ट्स में विभाजित है। आध्यात्मिक साधक जादू का अभ्यास करते हैं, जबकि शारीरिक साधक मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते हैं। मार्शल दांव शारीरिक शरीर की क्षमता को सक्रिय करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करता है, जिससे वह महान शक्ति के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति में निहित गुणों के साथ दुश्मन के साथ नजदीकी लड़ाई में संलग्न हो जाता है। उदाहरण के लिए, रवि बाबू की पसंदीदा मुक्केबाजी विधि आग की लपटों वाला मुक्का अपने तेज और जोरदार मुक्कों के साथ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, जो लाल अग्नि तत्व आध्यात्मिक शक्ति से लिपटे होते थे। रवि बाबू के शारीरिक शुद्धि के बाद दारा और अन्य ने अपने मुक्कों का जोरदार अभ्यास किया, जिससे आकाश उन्हें ईर्ष्या से देखता रहा। दुर्भाग्य से आकाश में शारीरिक शुद्धि के लिए कोई प्रतिभा नहीं थी और वह इनमें से कोई भी मार्शल दांव तकनीक नहीं सीख सकता था। यहाँ तक कि अगर वह भविष्य में कुछ आक्रामक कौशल सीखना चाहता तो भी उसे संभवतः एक आध्यात्मिक साधक के मार्ग का अनुसरण करना पड़ता, कुछ जादू सीखना पड़ता। जादू लंबी दूरी के हमलों के लिए दिव्य चेतना के साथ आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करके संघनित किए जाते हैं, जिसमें नजदीकी लड़ाई की आवश्यकता नहीं होती। दारा और उसके दोस्त अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर थे। वे सभी लगभग प्राण शुद्धि क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थे, और एक बार जब वे 6ठे स्तर पर पहुंच जाते तो वे बड़ा काला पहाड़ में प्रवेश करके राक्षस शिकारी बन जाते। बड़ा काला पहाड़ खतरनाक था और राक्षस जानवर क्रूर थे। यदि किसी के कौशल पर्याप्त रूप से निपुण नहीं होते तो राक्षस शिकार के लिए पहाड़ में जाने का मतलब जीवित रहने की पतली संभावना हो सकती थी। इस प्रकार वे जरा भी ढील देने की हिम्मत नहीं करते थे। भाग्य मिलन का व्यवसाय दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा था। समय और अच्छी प्रतिष्ठा के साथ बड़ी सड़क के उत्तरी भाग से कुछ अधिक धनी साधक भी सिर्फ एक प्लेट बीफ और किण्वित चावल की शराब के एक बर्तन के लिए पूरी अमर नगर में उत्तर से दक्षिण तक यात्रा करके आते थे।
पूरी अमरनगर में यह एकमात्र ऐसी जगह थी जहां कोई केवल 2 आध्यात्मिक पत्थरों में मांस का आनंद ले सकता था। और पूरी बड़ा काला पहाड़ की सीमा के भीतर यह एकमात्र भोजनालय था जहां कोई ऐसे स्वादिष्ट राक्षस पशु बीफ का स्वाद ले सकता था। व्यवसाय फलने फूलने के कारण मीरा अकेले संभालने में बहुत व्यस्त थी, इसलिए उसने मदद के लिए 2 मासी चाचियां को काम पर रखा। दोनों महिलाएं गरीब परिवारों से थीं जिनके पति राक्षस शिकार से अपंग हो गए थे और आजीविका कमाने में असमर्थ थे। निचले स्तर के साधक मेहनती कार्यकर्ता थे। दोनों मासी और जाह्नवी, कल्पना के लिए एक भारतीय नाम जोड़ा गया, ने भोजनालय को व्यवस्थित तरीके से संभाला। जाह्नवी ने भोजनालय में लगन से काम किया और जीवन धीरे धीरे अधिक आरामदायक हो गया। उसके पति का स्वास्थ्य भी सुधर रहा था, वह अब कुछ साधारण शारीरिक काम करने में सक्षम था और वह पहले की तरह शर्मीली और संकोची नहीं रही थी। रवि बाबू के जोड़े को धन्यवाद देने के लिए जाह्नवी ने विभिन्न प्रकार की पेस्ट्री बनाने में समय बिताया, जो कथित तौर पर उसने अपनी मां से सीखी थी। जब वह छोटी थी तब उसका परिवार एक पेस्ट्री की दुकान चलाता था, लेकिन भाग्य के मोड़ के कारण उन्होंने अपनी संपत्ति खो दी और दुकान को खुला नहीं रख सके। हालांकि पाक कला कौशल उसे विरासत में मिला था। जाह्नवी की पेस्ट्री साधारण सामग्री से बनी थी लेकिन खाने में स्वादिष्ट थी, इसलिए मीरा ने उसे भोजनालय में बिक्री के लिए और अधिक बनाने दिया, जिससे वह घर चलाने के लिए कुछ अतिरिक्त आध्यात्मिक पत्थर कमा सके। अपने खाली समय में मीरा ने भी जाह्नवी से पेस्ट्री बनाना सीखा। कुछ पेस्ट्री जो आकाश वृद्धकुई के लिए लाता था वह उसी ने सीखी थी। इसके अलावा जाह्नवी चिलगोजे भूनना जानती थी। सिद्धेश्वर पीठ नगर के बाहर पहाड़ों में सभी प्रकार के चीड़ के पेड़ थे और चिलगोजे प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन पेट भरने वाले नहीं थे, इसलिए कोई उन्हें नहीं चाहता था। जब जाह्नवी कभी कभी जंगली सब्जियां इकट्ठा करने पहाड़ पर जाती थी तो वह कुछ चिलगोजे वापस लाती थी। एक पैन में भूनने पर परिणामी चिलगोजे सुगंधित और कुरकुरे होते थे। भोजनालय में रखे जाने पर ग्राहक या तो उन्हें अपने पेय के साथ या चाय के साथ नाश्ते के रूप में उपयोग करते थे और वे काफी आनंददायक होते थे। जैसा कि पता चला, जिस व्यक्ति को चिलगोजे सबसे ज्यादा पसंद थे वह वास्तव में वृद्धकुई थे। आकाश एक बार वृद्धकुई को खाने के लिए कुछ पेस्ट्री लाया और उनके लिए मुट्ठी भर चिलगोजे भी ले आया। वृद्धकुई आकाश के साथ पंचतत्व शतरंज का खेल खेलते हुए चिलगोजे फोड़ रहे थे। चिलगोजे फोड़ने की कुरकुरी आवाज सुनते हुए, अनोखी सुगंध सूंघते हुए वृद्धकुई बहुत आराम महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद शतरंज का खेल खत्म नहीं हुआ था, लेकिन वृद्धकुई के चिलगोजे सब खत्म हो गए थे। वृद्धकुई का पहले से ही औसत शतरंज कौशल स्पष्ट रूप से बिगड़ गया था। हालांकि उनका चेहरा भावहीन था, आकाश उनके चेहरे से कुछ हद तक नुकसान का एहसास कर सकता था। जब आकाश जा रहा था तो उसने वृद्धकुई से कहा, कुई दादा, अगली बार जब मैं आऊंगा तो आपके लिए कुछ और चिलगोजे लाऊंगा। वृद्धकुई ने सहमति में सिर हिलाया। जब आकाश जा रहा था तो आमतौर पर चुप रहने वाले वृद्धकुई ने भी चेतावनी दी, रास्ते में सावधान रहना। यह अनिश्चित था कि वह आकाश के बारे में चिंतित थे या चिलगोजे के बारे में। इसके बाद आकाश का जीवन धीरे धीरे इसी तरह स्थिर हो गया। अमरनगर की हजारों रोशनी के बीच सभी सुखों और दुखों, मिठास और कड़वाहट के साथ मिले हुए साधक सभी जीने का प्रयास करते रहे। आकाश भी इन रोशनी में से एक था, लगन से साधना कर रहा था और चक्र आरेख बना रहा था। समय इसी तरह 1 महीने से अधिक बीत गया। आकाश हमेशा की तरह श्रीमान जुबिन से चक्र पद्धतियां सीखता रहा, रोजाना चक्र आरेखों का अध्ययन करता रहा, चक्र बनाने का अभ्यास करता रहा और ध्यान के माध्यम से दिव्य चेतना को बहाल करता रहा। उसके दिन बिना किसी हलचल के शांत पानी की तरह शांत थे। हालांकि आकाश की दिव्य चेतना और उसके चक्र कौशल की नींव धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। चक्रों के सिद्धांतों की उसकी समझ गहरी हुई। वह 6 चक्र पैटर्न के भीतर के चक्रों को कई बार अध्ययन करने और कुछ और अभ्यास करने के बाद समझ सकता था। इस उज्ज्वल और धूप वाली सुबह एक कुरकुरी पहाड़ी हवा के साथ आकाश हमेशा की तरह चक्रों का अध्ययन करने के लिए श्रीमान जुबिन के पास गया, लेकिन दरवाजे पर उसका सामना कई अपरिचित साधकों से हुआ जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। विस्मृति निवास की ओर जाने वाले पहाड़ी रास्ते के तल पर 3 साधक खड़े थे। 3 साधकों में 2 बच्चे आगे खड़े थे, जिनके पीछे एक नकाबपोश महिला थी। 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, आकाश से थोड़े बड़े लग रहे थे। उन्होंने चमकीले और शानदार कपड़े पहने हुए थे जो उच्च पद का सुझाव देते थे। इस समय वे सम्मानपूर्वक गेट के सामने सीढ़ियों पर खड़े थे, पहाड़ की ओर झुक रहे थे। लड़का सुंदर था, जिसकी आंखें चमकीले ढंग से चमक रही थी। लड़की बेहद खूबसूरत थी, धूप में उसका रंग बर्फ से भी ज्यादा सफेद और साफ था। दूर से दोनों किसी अमर के नीचे सेवा करने वाले सुनहरा लड़का और जेड लड़की की तरह दिखते थे। 2 बच्चों के पीछे एक लंबी महिला थी जिसका चेहरा नकाबपोश था, जिसका चेहरा अस्पष्ट था।
वह किसी कुल की गृहस्वामी या गार्ड की तरह लगती थी, जिसके चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव का कोई संकेत नहीं था। हालांकि वह एक दमनकारी भावना प्रदर्शित करती थी जिसे आकाश ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वे किसी कुलीन कुल के शिष्य लगते हैं, जो श्रीमान जुबिन से शिक्षा लेने आए हैं। आकाश ने चुपके से अनुमान लगाया, लेकिन ऐसे मामले स्पष्ट रूप से श्रीमान जुबिन को तय करने थे और वे उसकी चिंता के नहीं थे। आकाश को केवल श्रीमान जुबिन से चक्र अच्छी तरह से सीखने की जरूरत थी। आखिरकार वह केवल एक पंजीकृत शिष्य था और वह नहीं जानता था कि श्रीमान जुबिन उसे कब तक सिखाएंगे। आकाश खुद ही पहाड़ पर चढ़ गया और दरवाजे पर खड़े तीनों लोगों ने भी स्वाभाविक रूप से उसे देखा। यह देखकर कि आकाश सादे कपड़े पहने हुए था और उसके पास कम आध्यात्मिक शक्ति थी, उन्होंने उसे केवल एक संक्षिप्त नजर दी और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यह तब तक नहीं हुआ जब तक आकाश उनके पास से गुजरकर दूर पहाड़ी रास्ते पर नहीं चला गया, कोहरे में छिपे हुए आंगन तक पहुंच गया। फिर उसने अपने हाथ के एक छोटे से धक्का से बांस के दरवाजे को खोल दिया, जिसके लिए तीनों ने पूरी रात इंतजार किया था और जो कई घंटों से नहीं खुला था, जैसे अपने ही घर में प्रवेश कर रहा हो। तीनों लोगों के चेहरों पर एक जटिल भाव दिखने लगा। दोनों बच्चे अपने पीछे की महिला को देखने से खुद को नहीं रोक पाए, जिसने गुप्त रूप से सिर हिलाया, उन्हें धैर्य रखने का संकेत दिया। तभी बच्चों ने अपने मन को शांत किया और सम्मान के साथ इंतजार करना जारी रखा। जैसे ही आकाश आंगन में घुसा, उसने बांस की टोकरी को नीचे रखा, एक प्लेट सॉस से ढका मांस और कई प्लेट नाश्ते निकाले और उन्हें आंगन की छोटी मेज पर व्यवस्थित किया। इस तरह श्रीमान जुबिन जब उठते तो नजारा देखते हुए शराब या चाय का आनंद ले सकते थे। आकाश ने अंदर के कमरे में झांका और निश्चित रूप से सज्जन अभी भी अपनी आलसी नींद का आनंद ले रहे थे। आकाश फिर वृद्ध कुई के पास 2 बक्से भुने हुए चिलगोजे ले गया, जो जल्दी उठ गए थे और वर्तमान में अकेले पंचतत्व शतरंज खेल रहे थे। उनका चेहरा भावहीन था, जैसे कि वे या तो मनोरंजन कर रहे थे या ऊब गए थे। चिलगोजे को एक तरफ रखने के बाद वृद्ध कुई ने एक चखा और उनका भाव थोड़ा बदल गया। स्वाद अलग है। 2 अलग अलग स्वाद हैं, एक सुगंधित मुलेठी के साथ तला हुआ है और दूसरा मसालेदार मसाला के साथ। मेरी माँ ने कहा कि आपको उन्हें आजमाने दे ताकि स्वाद बदल जाए, आकाश ने जवाब दिया। वृद्ध कुई ने हर बक्से से एक चखा, सिर हिलाया और कहा, अब तुम चक्र का अध्ययन करो। जब तुम थक जाओ तो मेरे साथ शतरंज खेलने आना। आकाश उन चक्र किताबों को खोजने के लिए अध्ययन कक्ष में भागा जिन्हें उसने अभी तक खत्म नहीं किया था, और फिर आंगन में बड़े बरगद के पेड़ के पास गया। एक छोटे से लकड़ी के ठूंठ पर बैठकर छोटी पत्थर की मेज पर झुककर चक्र का अध्ययन करने लगा। यह मेज और ठूंठ विशेष रूप से वृद्ध कुई ने आकाश के लिए बनाए थे, फिर आकाश की पसंदीदा जगह पर रखे गए थे, जिनकी ऊंचाई बिल्कुल सही थी। श्रीमान जुबिन आलसी थे, आकाश से ज्यादा मांगे नहीं करते थे, लेकिन आकाश जानता था कि ऐसा अवसर दुर्लभ था और यह संभावना नहीं थी कि उसे भविष्य में श्रीमान जुबिन जैसे विशेषज्ञ से चक्र पर मार्गदर्शन मिलेगा। इसलिए आकाश बहुत लगन से पढ़ाई करता था। आकाश जैसे मुक्त साधक के लिए केवल एक पंजीकृत शिष्य होना भी पहले से ही एक महत्वपूर्ण अवसर था। आकाश कृतज्ञता से भरा था और कभी ढील नहीं देता था। चक्र किताबें पढ़ना और चक्र आरेख बनाना दोनों दिव्य चेतना का उपभोग करते थे, और जब आकाश ने अपनी दिव्य चेतना को समाप्त कर दिया था तो वह ठीक होने के लिए ध्यान तकनीक का उपयोग करता था, इससे पहले कि वह पढ़ना और चक्र आरेख बनाना जारी रखे। फिर से अपनी दिव्य चेतना को कम करने के बाद वह एक बार फिर ठीक होने के लिए ध्यान करता था। जब यह फिर से कम हो जाता था तो उसे ध्यान जारी नहीं रखना चाहिए था। श्रीमान जुबिन के अनुसार संयम महत्वपूर्ण है। हालांकि आकाश को कोई समस्या महसूस नहीं हुई, फिर भी उसने श्रीमान जुबिन की शिक्षाओं का सख्ती से पालन किया। जब उसकी दिव्य चेतना कम हो जाती थी और वह किताबें नहीं पढ़ सकता था या चक्र नहीं बना सकता था, तो आकाश वृद्ध कुई के साथ शतरंज खेलने जाता था। पंचतत्व शतरंज सरल और समझने में आसान है और इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह खेलने में आरामदायक है। आकाश और वृद्ध कुई के कुछ खेल खेलने के बाद जैसे ही शाम ढलने लगी, आकाश ने श्रीमान जुबिन से विदा ली और वापस चला गया। अपने साथ खाली प्लेटें और भोजन के बर्तन ले गया। जैसे ही डूबता सूरज क्षितिज के नीचे डूबा और गोधूली ने पहाड़ों को सहलाया, आकाश ने श्रीमान जुबिन के आंगन को छोड़ दिया और देखा कि जिन 3 लोगों को उसने सुबह देखा था, वे अभी भी गेट के बाहर खड़े थे। उनका व्यवहार अभी भी सम्मानजनक था, लेकिन थकावट के संकेत दिखा रहा था। एक साधक के लिए भी बिना भोजन या पानी के पूरे दिन खड़े रहना कुछ हद तक असहज होगा, खासकर 2 बच्चों के लिए जो आकाश से ज्यादा बड़े नहीं थे। हालांकि आकाश की हस्तक्षेप करने की कोई इच्छा नहीं थी। अगर वे पूरे दिन गेट के बाहर खड़े रहे थे तो श्रीमान जुबिन को जरूर पता होगा, और वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से संकेत करती थी कि श्रीमान जुबिन उनसे मिलना नहीं चाहते थे। उनसे मिलना है या नहीं, यह श्रीमान जुबिन को तय करना था, न कि उसे अनावश्यक रूप से चिंता करनी थी।
इसलिए आकाश ने केवल एक इशारा के रूप में तीनों को एक औपचारिक प्रणाम किया और फिर बिना एक शब्द कहे अपनी टोकरी ली और पहाड़ से नीचे उतर गया। जब वह अगले दिन पहाड़ पर गया तो आकाश ने पाया कि तीनों लोग अभी भी गेट के बाहर खड़े थे। पहाड़ों में दिन गर्म थे, लेकिन रात में यह ठंडा और ओस से भरा हो जाता था। एक दिन और एक रात खड़े रहने के बाद नकाबपोश महिला अभी भी ठीक थी, क्योंकि उसकी गहरी साधना ठंड और गर्मी का सामना करने के लिए पर्याप्त थी। दूसरी ओर दोनों बच्चे काफी थके हुए लग रहे थे। लड़के का भाव थका हुआ था, स्पष्ट रूप से खुद को सहने के लिए मजबूर कर रहा था, उसकी आंखें हट से भरी हुई थी। लड़की का चेहरा और भी पीला पड़ गया था, ओस से लदी नाशपाती के फूल जैसा लग रहा था, फिर भी उसकी साफ आंखें भी दृढ़ संकल्प प्रकट कर रही थी। आकाश ने एक और नजर चुराई और प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। सुंदर लोग वास्तव में हर समय अच्छे दिखते हैं। फिर भी आकाश का दिल शांत रहा। इस दुनिया में एक महिला जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है, उससे आपका उतना ही कम लेना देना होता है। आकाश ठीक एक दिन पहले की तरह बांस के गेट को खोल दिया, जैसे कि कुछ भी गलत न हो। थोड़ी नाराजगी की जटिल टकटकी वाले तीनों लोगों को पार करते हुए अपनी टोकरी के साथ श्रीमान जुबिन के आंगन में प्रवेश किया। आकाश ने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिनों में तीनों लोग चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने 7 दिनों तक दरवाजे पर इंतजार करना जारी रखा। उनके चेहरे कागज की तरह सफेद थे और अभी भी पीछे हटने का कोई संकेत नहीं था। आकाश उनकी दृढ़ता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका, खासकर यह देखते हुए कि जब वह खुद श्रीमान जुबिन से मिलने आया था तो उसे रोका नहीं गया था। फिर भी ये तीनों 7 दिनों तक बिना भोजन या पानी के खड़े रहे थे और गेट से भी नहीं गुजरे थे, जिससे उसे थोड़ा शर्म महसूस हुई। अगले दिन आकाश ने चक्र के बारे में कुछ प्रश्न तैयार किए, विशेष रूप से श्रीमान जुबिन से पूछने के लिए। श्रीमान जुबिन का व्यवहार हमेशा की तरह था, धैर्यपूर्वक सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन कभी कभी वह दरवाजे के बाहर देखते थे। उनका भाव अस्पष्ट था, जैसे विचारों में खोए हुए हों। आकाश ने पूछा, सज्जन, क्या आप दरवाजे के बाहर खड़े लोगों को नहीं देखना चाहते हैं? श्रीमान जुबिन होश में आए। ज्यादा कुछ कहने का इरादा नहीं था, लेकिन आकाश को देखते हुए उन्होंने कहा, पुराने परिचितों के बाद कर्म का एक ऐसा ताना बाना उलझता है जिसमें मैं शामिल नहीं होना चाहता, इसलिए न मिलना ही बेहतर है। तो मैं उन्हें जाने के लिए कह दूंगा, आकाश ने पेशकश की। श्रीमान जुबिन का भाव बदल गया। वे 7 दिनों से खड़े हैं, अगर वे जाने में सक्षम होते तो अब तक ऐसा कर चुके होते। इस सब के बाद क्या वे तुम्हारी बात सुनेंगे? कोशिश किए बिना कैसे जानेंगे? आकाश मुस्कुराया, वे 7 दिनों से बाहर खड़े हैं, आपकी शांति भंग कर रहे हैं और आप उनके कारण अच्छी तरह से सो भी नहीं पा रहे हैं। पहले आप अक्सर दोपहर तक सोते थे, अब आप दोपहर में उठ रहे हैं। श्रीमान जुबिन मनोरंजन करते हुए बोले, ठीक है, जाओ, उन्हें जाने के लिए कहने की कोशिश करो। इन पहाड़ों की शांति को अब और भंग न करो। क्या आप चाहेंगे कि मैं आकाश और तीनों आगंतुकों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाऊं?